Bismillahirrahmanirrahim. Deficit financing, a case study of Pakistan. We are going to discuss in today's lecture. So we will try our best to understand it maximum. ठीक है सर। Our course contents are the contents which we are going to cover today are introduction, background of the problem, situation of deficit in Pakistan, sources of deficit financing in Pakistan, causes of deficit financing in Pakistan, adverse effect of deficit financing on economy or developing economy like Pakistan, then conclusion and recommendations will be there. ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, अगर इसका मतलब समझें तो जब हमारी इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर का गैप आता है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा और जो हमारी इनकम है, रेवेन्यू कलेक्शन वो कम हो, तो हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ती है, बोरो करना पड़ता है गवर्नमेंट को, उसे डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। अब लेट वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। The method used by a government to finance its budget deficit, that is to cover the difference between its tax receipts and its expenditure, is called deficit financing. Is just a definition. Then deficit financing is an important source of capital formation in the developed and underdeveloped countries, यानी जो के डेवलपिंग होते हैं और जो डेवलप्ड नेशंस होती हैं ऑलरेडी, दोनों के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स होती है। अब देखो, आप कहेंगे जी डेफिसिट फाइनेंसिंग तो होती है डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज जितने, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, अफगानिस्तान होता है। तो डेवलप्ड नेशंस में कैपिटल फॉर्मेशन का ये कैसे सोर्स बन गया डेफिसिट फाइनेंसिंग? डू यू नो कि डेवलप्ड नेशन के लिए भी ये सोर्स है। हालांकि डेवलप्ड नेशन तो लोन प्रोवाइड कर रही होती है, उसे खुद की डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करनी पड़ती, वो बाकी कंट्रीज को लोन दे रही होती है, उनको डेफिसिट फाइनेंसिंग करवा रही होती है उनकी। तो उनके लिए कैपिटल फॉर्मेशन कैसे? उनके लिए कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि वो चूंकि लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनका जो कैपिटल है वो ग्रो करता है, वो उस पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं। लाइक हमने अगर अब फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से लोन ले लिया, तो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने हमें लोन दिया, तो फ्री में तो नहीं ना दिया, उसका रेंट भी वो चार्ज करेगा, यानी इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो अब उसका जो लोन, जो कैपिटल है वो तो अपनी जगह, लेकिन जो ऊपर इंटरेस्ट वो मतलब अर्न करेगा, वो मिला के उसका क्या बनेगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी उसकी। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है उनके लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग एक कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है। ठीक है फरूक साहब? सर ठीक है। but it can be a cause of economic problem in long term, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक प्रॉब्लम बनता है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, लाइक पाकिस्तान टाइप कंट्री। इन डेवलपिंग कंट्रीज द गवर्नमेंट्स आर faced with persistent deficits in the budgets, यानी उनका मतलब कंटिन्यूसली हमेशा से उनका बजट जो डेफिसिट रहता है। दे आर liberally using the delicate tools of deficit financing for paying back the domestic and foreign loans, और पता नहीं कौन कौन से वो सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं और डोमेस्टिक और फॉरेन लोन्स को पे बैक करते हैं, वो मीटिंग दी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एटसेट्रा। सेम इज द केस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अपने गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को और दीगर एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए पता नहीं कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है ना उनको हर सूरत में करना पड़ती है। This was just only introduction about deficit financing with special reference to Pakistan. Now, अब इसका हम हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा अगर जाएं, बैकग्राउंड देखें, तो बैकग्राउंड बहुत जरूरी होता है हर क्वेश्चन में। तो बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम इज, इन पाकिस्तान द रेशियो ऑफ बजट डेफिसिट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब मुख्तलिफ जो डिकेड्स थे या मुख्तलिफ ईयर्स में जो बजट डेफिसिट की रेशो थी डेट के साथ,
वो मुख्तलिफ थी। फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स या 3 डिकेड्स की बात कर लें, फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स द बजट डेफिसिट इज 5.4% टू 8.7% ऑफ जीडीपी। ये इतना रहा 5 या 4 से 8.7% तक इसका जो जीडीपी का डेफिसिट बजट रहा। The average deficit rate was 6% in the period of 70s, 1970s, and it was 7.6% in the period of 1980s। मतलब मैं अशरों की बात कर रहा हूँ, मतलब डिकेड्स की बात कर रहा हूँ। एक 70 का डिकेड है, एक 80s का डिकेड है, इसी तरह। The Pakistan tax system is still narrow। पाकिस्तान का अभी तक जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत नैरो है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, एंड पंक्चर्ड। पंक्चर्ड का मतलब समझते हैं कि उसमें लीकेज है, ठीक है। टैक्स जो कलेक्शन होती वो सारी की सारी आगे प्रोडक्टिव कामों पे इस्तेमाल नहीं होती, उसमें लीकेज होती है। पंक्चर्ड ड्यू टू पुअर एंड वीक टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन। चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वीक है, तो पहली बात तो ये कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाते, और अगर कर लेते हैं तो फिर उसकी कॉस्ट बहुत हाई आती है। The balance of payment deficit has become a permanent problem of Pakistan economy। पाकिस्तान इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हमेशा से डेफिसिट रहा है। फॉर द लास्ट 50 years पाकिस्तान हैज बीन फाइनेंसिंग कंटिन्यूसली फ्रॉम अ करंट अकाउंट डेफिसिट। यानी पिछले अगर हम 50 से 60 सालों की बात करें तो पाकिस्तान में करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट ही रहता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक खबर सुन रहा था कि पाकिस्तान का अब जो करंट अकाउंट है उसका डेफिसिट खत्म हो गया है। ये मैं सुन रहा था, गवर्नमेंट कह रही है अपने फैक्ट्स फिगर्स के मुताबिक अगर करंट अकाउंट डेफिसिट अभी खत्म हो गया है 2020 में तो अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस तो अगर 50 सालों में देखा जाए तो कहीं भी आपका करंट अकाउंट कभी भी डेफिसिट उसका खत्म नहीं हुआ। द इंटरनेशनल लोन्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द डेफिसिट। इसमें हम इंटरनेशनल लोन्स को इस्तेमाल करते हैं। द डेट सर्विस चार्ज मोर देन 5% ऑफ द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। यानी जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, जो हम अपने कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, वो मोर देन 5% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का मोर देन 5% हम हमारा किधर जाता है? इंटरेस्ट की पेमेंट में जाता है। जो हमने लोन लिए हुए हैं उसके उसके रेंट की सूरत में जाता है। तो आप ये देखें कि हमारी जो गुर्बत का आलम है वो क्या है। बहुत ही बुरा सर। अच्छा, तो अभी हमने इसकी डेट सर्विसिंग की बात की, कुछ ग्राफ्स भी थे लेकिन वो असल में ग्राफ है 2013 तक है, लेटेस्ट ग्राफ नहीं है, तो फिर उसका फायदा नहीं है। सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहाँ कहाँ से जब थोड़ जाता है तो लोन कहाँ कहाँ से लेता है, उसके सोर्सेज क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग के। तो फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान। नंबर 1, प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स। देखो जी, सबसे पहला जब कहीं भी चारा नहीं चल रहा होता गवर्नमेंट का, तो स्टेट बैंक के को कह देते हैं कि चलें जी करेंसी नोट आप छाप दें। वो बगैर रिजर्व रखे, बगैर कोई फॉरेन करेंसी रखे करेंसी नोट छाप देते हैं, और इन्फ्लेशन और बल्ले बल्ले दमादम मस्त कलंदर। उसके अलावा पब्लिक बोरिंग, यानी पब्लिक से गवर्नमेंट जो है वो सर, बारो करती है। करेंसी नोट्स जो है इनको प्रिंट करना ये खराब होता है बहुत। नहीं, खराब नहीं होता। अगर आप करेंसी नोट प्रिंट करते हैं लेकिन उसके बैक पे कोई आप मतलब कोई रिजर्व भी रखते हैं। जैसे करेंसी नोट में असल में करेंसी नोट इशू करने के मेथड हैं, 3 मेथड हैं। अच्छा। एक एक प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, और एक फिक्स फिडुशरी सिस्टम है। बेसिकली ये दो है। तो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का मतलब ये कि आपने अगर 1 लाख के नोट इशू करने हैं तो 30,000 का रिजर्व रखें पीछे। और फिक्स फिडुशरी का ये कि आप जितने के नोट छाप रहे हैं उतना उसकी बैक पे कोई आप जैसे कह लें कि गोल्ड या सिल्वर या कोई भारी करेंसी, जो बड़ी करेंसी होती है यूएस डॉलर या जर्मन मार्क वगैरह, वो आप रखते हैं। तो क्यों इन रखते हैं सर? इसलिए रखते हैं कि जितनी आपके मुल्क में प्रोडक्शन हो रही है, रियल में चीजों की प्रोडक्शन हो रही है, उतनी ही करेंसी आप छाप रहे हैं, इसलिए रखते हैं उसके बैक पे, इस सिस्टम में।
और अगर आपके मुल्क में प्रोडक्शन तो उतनी है नहीं, चीजें तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, ना ग्रेन, ना कपड़ा, ना फर्नीचर, ना पिक्चर, कुछ भी इतनी चीजें नहीं हो रही, लेकिन आपने करेंसी नोट उसके लिए बहुत ज्यादा छाप दिए, तो होता फिर क्या है, इन्फ्लेशन आता है। उससे फिर क्या होता है, टू मच मनी विल चेस टू फ्यू गुड्स, यानी चीजें कम प्रोड्यूस होती इकोनॉमी में, और करेंसी नोट इतने छाप दिए होते हैं कि एक 100 रुपए की चीज के लिए लोग 1000 रुपया जेब में डाल के फिर रहे हैं, हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। ठीक है, इस तरह आती है इन्फ्लेशन। यानी आप बगैर रिजर्व रखे या बगैर अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के करेंसी नोट छाप देते हैं तो इन्फ्लेशन ही आना है ना। तो प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट गलत नहीं है, लेकिन आप बगैर रिजर्व रखे और मतलब बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी सिस्टम के अगर आप उसे छापते हैं तो फिर उससे इन्फ्लेशन आता है। ठीक है ना जी। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक तरीका ये है कि हम क्या करें कि जी करेंसी नोट को प्रिंट कर दें। दूसरा है पब्लिक से बारो कर लें। आप पब्लिक से बारो कैसे करते हैं, प्राइस बॉन्ड्स की एग्जांपल लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटी सेल कर दे, और जो मतलब पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, गवर्नमेंट उसे इस्तेमाल कर लेती है। और उसके अलावा तीसरा सोर्स है फॉरेन लोन्स, एड एंड ग्रांट्स, यानी बिरोने मुल्क, मतलब कहीं से भी लोन ले लिए, फ्रेंड से ले लिए, किसी एक कंट्री से ले लिए, बायलिटरल किसी से ले लिए, या अदारों से ले लिए जैसे आईएमएफ है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या वर्ल्ड बैंक है, या ग्रांट्स ले ली यूजिंग प्रीवियस बैलेंसेस। और प्रीवियस अगर कोई बैलेंस जो है वो पड़े हुए हैं, मतलब यूटिलाइज नहीं हुए फंड्स, यानी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, तो उनको इस्तेमाल कर लिया, डेफिसिट फाइनेंसिंग कर ली। उसके अलावा बारोइंग फ्रॉम बैंक्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो उसके अलावा ये कि जो हमारे डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट का होता है, इन दोनों से बारो करके भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा सकती है। तो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग स्पेशली इन पाकिस्तान। आपको ये बात क्लियर हुई है? जी जी। चलें, सोर्सेज आपने देखे, हम थोड़ा आगे चलते हैं और डेफिसिट फाइनेंसिंग की अगली स्टेज में जाके डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली दीज वर द सोर्सेज एंड कॉजेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखते हैं रीजंस क्या है, वजह क्या है कि हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, हमें जरूरत से ज्यादा करेंसी नोट छापने पड़ते हैं, हमें बोरो करना पड़ता है, वजूहात क्या है। तो दीज आर द रीजंस इन फ्रंट ऑफ यू। द मेन रीजन ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान आर एज अंडर राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। जब गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहती है, ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहती है, ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगाना चाहती है, हाईवेज, मोटरवे, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, पता नहीं क्या क्या बनाना चाहती, एनर्जी के प्रोजेक्ट, डैम्स, मतलब वो लगाई जा रही है। तो जब गवर्नमेंट के प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों किस्म के एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं, ठीक है, तो तब गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ती है। जारी बात है, एक्सपेंडिचर अगर इतने ही ज्यादा प्लान करेगी तो उतना टैक्स रेवेन्यू या कलेक्शन तो होता नहीं है, तो फिर उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। नो रूल बेस्ड फिस्कल पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी है वो रूल बेस्ड नहीं है, ठीक है, यानी उसके अंदर रूल्स को वायलेट किया जाता है। हालांकि फिस्कल पॉलिसी, अभी इस लेक्चर के बाद हमने, इस सेशन के बाद हमने फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करना है, और फिस्कल पॉलिसी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, उन्हीं टूल्स को अप्लाई करके हम इकोनॉमी के अंदर रिसीप्ट्स यानी रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर्स के फैसले करते हैं। बट एक्चुअली जब आप फिस्कल पॉलिसी को वायलेट करें, एक्सपेंडिचर बहुत प्लान कर लें, लेकिन रिसीप्ट्स आपकी होना, टैक्स कलेक्शन होना, तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग ही करना पड़ेगी ना। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट होता है, हमें हमेशा हमारा हर साल फिस्कल डेफिसिट होता है। लो सेविंग्स, चूंकि हमारा मुआशरा ऐसा है कि जिसकी इनकम 1 लाख है वो 1.5 लाख खर्च करता है, जिसकी इनकम 1.5 लाख है वो 3 लाख खर्च करता है, तो सेविंग का तो हमारे यहाँ कल्चर ही कोई नहीं है। तो लो सेविंग की वजह से भी क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ती है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट
मिनिमम 2% ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 5% तक भी कई लोग बताते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 5% तक है। तो अगर हम 2 से 5% के दरमियान भी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हम कंसिडर करें तो ये बहुत हाई है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। आप देखें कि अमेरिका अमेरिका जैसा एक डेवलप्ड कंट्री सुपर पावर जो है, वहां पे कैन यू इमेजिन कितना ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। आप जेंडर स्टडीज पढ़ रही थी, आपको आइडिया होगा कि अमेरिका के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, या जितनी भी डेवलप्ड नेशन है 0.98%। कितना? 0.98% या 0.99%। लेकिन पाकिस्तान जैसा डेवलपिंग कंट्री जहां पे पर कैपिटा कोई $1300 ऑलमोस्ट है, $1300 पर कैपिटा इनकम, वहां पे क्या ग्रोथ रेट है? +2%, यानी 2% से ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जारी बात है जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी जरूरियात भी बढ़ेंगी, हर किस्म की, हाउसिंग की, क्लॉथिंग की, फूड की, शेल्टर, हेल्थ की, ठीक है, हर किस्म की उनकी जरूरियात बढ़ेंगी। वो पूरी करने के लिए एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे ना, पब्लिक को यूटिलिटीज तो देनी पड़ेंगी। तो फिर वो गवर्नमेंट कहाँ से अरेंज करे इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के प्रेशर को? जब उसने फीड करना है तो उसको फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग तो करना पड़ेगी। उसके अलावा लो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, जो हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होती है वो बहुत कम होती है। सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी मेक डेफिसिट फाइनेंसिंग, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेक डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये कुछ रीजंस थी, कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा भी हो सकती हैं बट ये कुछ रीजंस थी। ठीक है जी। ठीक है सर। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं? इसके एडवर्स, जारी बात है डेफिसिट फाइनेंसिंग के एडवर्स इफेक्ट्स ही हो सकते हैं, इसके बेनिफिट तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ही होंगे, बहुत रेयर ही हो सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग हम पहले देख रहे हैं। इन केस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, फाइनेंस बाय प्रिंटिंग ऑफ नोट्स बाय सेंट्रल बैंक, इट क्रिएट्स इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? डिस्करेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से एक्सपोर्ट्स आपकी कम होती हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से इन आपकी जो इनइक्वालिटी है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो ज्यादा हो जाती है। लोअर सेविंग रेट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में सेविंग रेट लो हो जाता है। इनकरेजेस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, और जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं यानी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो बढ़ जाते हैं। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फंड्स, जब वो फंड्स को बोरो करती है, इट इट competes with the private business borrowers of for funds. The additional demand for funds raises interest rate. जब डिमांड बढ़ती है लोन के लिए तो उसका फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है, जारी बात है। तो इन मनी मार्केट, तो एज अ रिजल्ट देयर ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज डिप्रेस। तो जब चूंकि प्राइवेट लोगों के साथ गवर्नमेंट भी लोन ले रही होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है। तो इसकी वजह से फिर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटली लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं, उनका बिजनेस भी जो है वो खराब हो जाता है, जारी बात है फिर उनके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा। तो वहां से भी टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन डिस्टर्ब होगी। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के, जो कि इतनी एक्सटेंसिवली हमें नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अगर हम ये सारी बातें करने के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचे तो कंक्लूजन इज एज अंडर, इन पाकिस्तान डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ वे टू क्रिएट फर्दर डेफिसिट। मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है तो इसका मतलब डेफिसिट बढ़ता जाएगा। और आपको पता है कि डेफिसिट एक्सटेंसिव है, हमेशा हिस्ट्री में हमारा डेफिसिट बढ़ा ही है।
as government take more loans to fulfill budget deficit, the debt also increases. जैसे हम ज्यादा लोन लेते हैं अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, तो वो लोन कलेक्टिवली बढ़ता जाता है, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रू होता है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो फर्दर जो डेफिसिट है कमिंग ईयर्स में वो वाइड हो जाता है। पाकिस्तान टैक्स सिस्टम इज आल्सो वीक, ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान इज कलेक्टिंग इट्स रेवेन्यू मोर इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि दुनिया ये कहती है कि अगर आपने पब्लिक की वेलफेयर करनी है तो आपको इन डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाने चाहिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने नेसेसिटीज पे लगाने होते हैं वो कम लगाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे हमारे यहाँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में ज्यादा जो है ना रेवेन्यू गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो कम लगाती है। तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, उससे पब्लिक वेलफेयर कोई नहीं होती। अच्छा, हमें करना क्या चाहिए? चले ये मसला तो है, तो रिकमेंडेशंस क्या है? मतलब हम अगर स्पेशलिस्ट हैं तो हमें बताना चाहिए कि जी क्या करना चाहिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिड्यूस करने के लिए। सो पाकिस्तान नीड टू टेक सीरियस स्टेप्स टू कॉप दिस सिचुएशन। Number one, Pakistan should frame its imports and export policy in such a way that the supply of essential commodities does not fall. जितनी भी हमारी नेसेसिटीज हैं, मतलब इसेंशियल कमोडिटीज क्या हो सकती हैं? हमारा ग्रेन हो सकता है, खाने पीने की यूटेंसिल्स हो सकती हैं, हमारा एनर्जी हो सकता है, ठीक है, शेल्टर वगैरह हो सकती है, और उसके अलावा जो हेल्थ फैसिलिटीज के रिलेटिव चीजें, दे आर प्रोवाइडेड एट रीजनेबल प्राइसेस इन द कंट्री। उनकी कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, उन पे इतने टैक्सेस नहीं होने चाहिए, और वो रीजनेबल प्राइसेस पे प्रोवाइड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, गवर्नमेंट शुड इंक्रीजेस द रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स। जो लग्जरी गुड्स होती हैं, महंगी गाड़ियां, ठीक है, महंगे विलास, महंगे घर, महंगे शेल्टर, ठीक है, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा होने चाहिए। रिड्यूसेस इट्स ओन नॉन एसेंशियल एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर जो कि अनप्रोडक्टिव होते हैं वो कम होने चाहिए। मसलन गवर्नमेंट के अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट का जो ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियों के साथ साथ डाले, साथ सिक्योरिटी, ठीक है, ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। भाई एक अगर वजीर के साथ साथ डाले जा रहे हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, लीड फोर्स वाले जा रहे हैं, पेट्रोल लग रहा है, असला खर्च हो रहा है, सिक्योरिटी के ऊपर अखराजात होते हैं, गाड़ियां चल रही हैं, जारी बात है अखराजात हो रहे हैं, जहां वो लोग जाएंगे वहां भी कुछ रिसोर्सेज को वो कंज्यूम करेंगे। तो ये जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होते हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। लाइक असेंबली है, पंजाब असेंबली है या नेशनल असेंबली है, तो असेंबली में आप ये देखें कि एक मिनट में मिलियंस का खर्च होता है। कभी आप एस्टिमेट, इसका एस्टिमेशन निकाले, जो जब असेंबली का सेशन होता है तो उसके अखराजात कितने होते हैं, आप कभी उसका एस्टिमेशन निकालिएगा, जरा किसी सेक्रेटरी से पूछिएगा कि जनाब हमें जरा बताएं कि आपके असेंबली के एक दिन के अखराजात कितने हैं, तो मिलियंस में अखराजात है। तो आप देखें होता क्या है, वहां पे इजलास होता है और लेजिस्लेशन इतनी होती नहीं है, जो लेजिस्लेशन होती है आप सुनते ही रहते हैं टीवी पे, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा जो होता है ना असेंबलियों में वो आप सुनते ही रहते हैं, लेजिस्लेशन होती नहीं है, लेकिन अखराजात असेंबली के आ जाते हैं। एक एमपी एमएनए को जो है ना उसका टीएडीए भी मिल रहा है, उसको सैलरी अलहदा मिल रही है, उसको जो उसका प्रोटोकॉल है, जो सिक्योरिटी है वो अलहदा से, एमपीए एमएनए जो हॉस्टल के अंदर अखराजात हैं रेजिडेंट्स के वो अलहदा है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, इनको रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग कंपल्सरी सेविंग स्कीम, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कुछ कंपल्सरी सेविंग स्कीम्स ऐसी इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए जिससे सेविंग इनकरेज हो। इम्प्रूवमेंट्स इन टैक्स सिस्टम एंड दे शुड फोकस ऑन डायरेक्ट टैक्सेस इन ऑर्डर टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। अगर डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट फोकस करेगी तो उससे क्या होगा, उससे आपका ओवरऑल जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और टैक्स रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। we are going toward the closure of this topic today। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्वेश्चन कर लें,
ये लास्ट स्लाइड है, गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। आपको पता है ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? आपके मुल्क में अगर जजेस हैं, अगर आपके मुल्क में इंजीनियर्स हैं, आपके मुल्क में अगर लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग जो फर्दर ह्यूमन को ट्रेन करते हैं, बनाते हैं, सिखाते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल है। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने में, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में, अदारों में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को क्रिएट करना चाहिए जो आगे मतलब प्रॉपर जो पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी के डिसीजन कर सकें। Strong coordination between fiscal and monetary wing of government is also necessary to reduce the deficit problem। यानी जो मॉनेटरी विंग है वो आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और जो आपका फिस्कल विंग है वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो फिस्कल पॉलिसी बनाती है। तो ये दोनों जो विंग है इनमें एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो डेफिसिट की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलें तो इस पे काबू पाया जा सकता है। उसके अलावा मेरिट बेस्ड सिलेक्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन। अगर आप मतलब अंधाधुंध प्राइवेटाइजेशन करते जाएं और देखें ही ना सारा कुछ, तो जारी बात है फिर पब्लिक वेलफेयर उससे ज्यादा रिड्यूस हो जाती है ना, कम हो जाती है। तो अंधाधुंध जो प्राइवेटाइजेशन है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मेरिट बेस्ड जो सिलेक्शन है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में वो होनी चाहिए, ताकि एफिशिएंट लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को चलाएं और वहां से आउटपुट हासिल करें। पीपल शुड बी इनकरेज टू इन्वेस्ट। लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें। व्हेन दे अर्न मोर दे विल कंट्रीब्यूट इन टैक्स रेवेन्यू एज वेल। सो स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो और ट्रेड का वॉल्यूम बढ़े, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है वो सरप्लस में आ जाए या फेवरेबल हो जाए। तो these are the actually steps which a government can take to reduce what deficit financing। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। अब इसके बाद हम नया सेशन फिस्कल पॉलिसी का करते हैं, ठीक है। अभी ये हम इस लेक्चर को एंड कर रहे हैं। आपका कोई ठीक, क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। नहीं जी सर कोई फिलहाल क्वेश्चन? तो नहीं। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज।